नमस्कार विद्यार्थियों। इस वीडियो की बात करने से पहले हम पिछले वीडियो की एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं। और उस वीडियो में हमने कौन कौन सी बातें पढ़ी थी। पिछले वीडियो में एंजाइम की परिभाषा पढ़ी हमने, कैसे कार्बनिक पदार्थ है जो सजीव कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। फिर इतिहास पढ़ा, तो वो तो फैक्ट चीज़ें हैं। फिर बात की हमने एंजाइम के प्रकार, जो सिर्फ प्रोटीन के बने हो सरल एंजाइम, और जो प्रोटीन नॉन प्रोटीन दोनों से बने हो संयुग्मित एंजाइम। फिर उसके बाद में हमने टॉपिक लिया एंजाइम की संरचना। अधिकांश जो एंजाइम है उनमें मुख्य घटक है वो प्रोटीन के साथ अन्य अप्रोटीन पदार्थ भी पाया जाता है। तो इस प्रकार का जो एंजाइम उसको नाम दिया था हमने होलो एंजाइम। होलो एंजाइम है, उसका प्रोटीन वाला भाग तो एपोएंजाइम कहलाया था, और अप्रोटीन भाग है वो कोफैक्टर या सहकारक कहलाया था। सहकारक को हमने 3 प्रकार से विभेदित किया था। प्रोस्थेटिक समूह जो कि कार्बनिक प्रकृति का होता है, और अप्रोटीन भाग है। सह एंजाइम या को एंजाइम, ये भी कार्बनिक प्रकृति का है और अप्रोटीन भाग है। और तीसरा था सक्रियक, जो अप्रोटीन भाग है, अकार्बनिक प्रकृति का है, और कोई धातु आयन इसका उदाहरण हो सकता है, जैसे आयरन लिया था हमने। ठीक है, तो होलो एंजाइम है, उसमें क्या था एपो एंजाइम और सहकारक। एपो एंजाइम प्रोटीन वाला भाग और अप्रोटीन वाला भाग सहकारक। सहकारक को 3 भागों में बांट दिया था हमने, प्रोस्थेटिक, सह एंजाइम और सक्रियक। ठीक है, इसके बाद हमने लिया था एंजाइमों के विशिष्ट गुण। तो विशिष्ट गुण में क्या थे, प्रोटीन की एंजाइम का पहला गुण बताया था हमने कि इसकी प्रकृति है वो प्रोटीन की होती है, और कभी कभी अपवाद स्वरूप राइबोजाइम जो उदाहरण लिया अप्रोटीन भी है वो। दूसरा कोलाइडिस की प्रकृति है, तो इसका क्षेत्रफल अधिक होता है। विशिष्टता होती है एंजाइम में, जिसकी 4 टाइप हमने बताए थे, निरपेक्ष, समूह, बंध और त्रिविम। ये सामान्य परिभाषाएं थी, आप इनको एक बार पुनः पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। चौथा जो विशेषता या गुण था एंजाइमों का, वृहद आकार। इनका बड़ा आकार है, इसलिए सूक्ष्म मात्रा में भी अधिक क्रियाधार है उनको अभिक्रिया के लिए सतह प्रदान कर देते। और 5वां पढ़ा था हमने, अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकार की क्रियाधार है उनसे क्रिया करने की ये क्षमता रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन के बने, और प्रोटीन कैसा है, उभयधर्मी प्रकृति का अणु है। तो यहाँ तक तो स्टूडेंट्स हमने बात कर ली थी, और उससे आगे वही टॉपिक चल रहा है, कौन सा, एंजाइमों के विशिष्ट गुण। तो 5 गुण हमने पढ़ लिए थे, और यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं 6ठा जो गुण अपना, एंजाइम इष्टता। तो एंजाइम इष्टता क्या है, जिन विशेष अवस्थाओं में एंजाइम क्या करे, सर्वोच्च क्रियाशीलता दर्शाए, तो वो अवस्था क्या कहलाएगी, एंजाइम इष्टता। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑप्टिमम। तो ये कौन से अवस्था है, जैसे तापमान हो सकता है, पीएच हो सकता है, क्रियाधार उनकी सांद्रता कम है या ज़्यादा है, ये सब कारक हैं, वो सब कारक हो सकते हैं। और ये सब कारक जो इष्टतम हम लेंगे, ऑप्टिमम मतलब विशेष अवस्था पर लेंगे इनको, तो उस अवस्था पर एंजाइम क्या रहेगा, सर्वोच्च क्रियाशील रहेगा। तो ये हो गया 6ठा गुण। 7वां गुण है एंजाइम संदमन या निरोधन। एंजाइमों की जो क्रियाशीलता की हम बात कर रहे हैं, उस क्रियाशीलता को कुछ रसायन हैं उनके माध्यम से हम कम कर सकते हैं। तो उनके द्वारा कम किया जा सकता है, इसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम संदमन या निरोधक। और जो संदमन करेंगे वो संदमक कहलाएंगे। ठीक है, तो ये 7 गुण हैं एंजाइमों के विशिष्ट गुण, विशेषताएं कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगला जो नया टॉपिक अपना, एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे जो पहला कारक है वो है तापमान। चूंकि हम पहले बात कर चुके हैं एंजाइम किस प्रकृति के हैं, प्रोटीन प्रकृति के, और ये जो प्रोटीन प्रकृति है वो ताप के प्रति क्या है, संवेदनशील है। ठीक है, तो हम तापमान देखें एंजाइमों के लिए, तो जो उनका अनुकूलतम जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक अनुकूलतम, मतलब इसमें वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील रहेंगे। अब इसमें 1-2 फैक्ट बताए हमने
क्या इस सीमा में टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, जैसे मान लो 20 से 35 डिग्री है, इसके बीच का कोई भी आंकड़ा ले लें हम, जैसे मान लो 21 डिग्री ले लिया, ठीक है। अब 21 डिग्री को 31 डिग्री कर दे तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, 2 से 2.5 गुना बढ़ जाएगी। अभिक्रिया की दर 2 से 2.5 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। अनुकूलतम जो टेम्परेचर उसका कोई भी आंकड़ा ले हम 20 से 35 के बीच में, जैसे मान लो 25 ले लिया और 25 को क्या कर दिया 35 कर दिया, तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, 2 से 2.5 गुना बढ़ जाएगी। एक फैक्ट तो यह है टेम्परेचर के बारे में। दूसरा बिंदु है टेम्परेचर के बारे में कि यदि 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो क्या होगा, प्रोटीन है वो टूटने लगते हैं, एंजाइम है प्रोटीन के बने तो टूटने लगते हैं, जिससे क्या होगी, अभिक्रिया की दर मंद हो जाएगी। तो ऑप्टिमम है 20 से 35 के बीच में। दूसरा जो बिंदु है पीएच मान। एंजाइमों के लिए हम बात करें पीएच मान की तो वो सामान्यतः 5 से लेकर के 7.5 तक। अब इससे कम हो चाहे इससे ज़्यादा हो, 5 और 7.5 के बीच का आंकड़ा है, 5 से कम हुआ या 7.5 से ज़्यादा हुआ तो एंजाइम की जो क्रियाशीलता है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। तीसरा जो कारक है क्रियाधारों की सांद्रता, क्रियाधारों की सांद्रता, तो इसको हमने इस प्रकार से लिया है, एक तरफ तो हम क्या बता रहे हैं, क्रियाधार की सांद्रता बता रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या बता रहे हैं कि अभिक्रिया की दर है, या कह सकते हैं कि एंजाइम की जो सक्रियता है वो कब कम रहेगी, कब ज़्यादा रहेगी, कब अधिकतम रहेगी। तो उसके लिए क्रियाधार मान लो निम्न है, मिनिमम है, तो अभिक्रिया की दर है वो भी क्या रहेगी, कम रहेगी। यदि क्रियाधार है वो श्रेष्ठतम ऑप्टिमम मात्रा में उपलब्ध है तो अभिक्रिया दर या कह सकते हैं एंजाइम की सक्रियता वो भी क्या रहेगी, अधिकतम रहेगी। और यदि क्रियाधार है उसकी सांद्रता अधिकतम हो जाए, देखो श्रेष्ठतम और अधिकतम में अंतर है, पहले निम्न थी फिर एक सीमा ऐसे आएगी जिसमें श्रेष्ठतम हो जाएगा, और फिर उसके बाद में यदि हम और बढ़ाते जाएंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या रहेगी, स्थिर ही रहेगी। अधिकतम होने के बाद में वो क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो 3 बिंदु ध्यान रखें क्रियाधार की सांद्रता के बारे में। क्रियाधार की सांद्रता निम्न है, अभिक्रिया की दर भी कम है, उसको बढ़ाएंगे तो एक मान ऐसा आएगा जिसमें वो श्रेष्ठतम हो जाएगा और अभिक्रिया की दर भी अधिकतम में हो जाएगी। फिर उससे और अधिक हम बढ़ाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्थिर ही रहेगी। कौन, अभिक्रिया की दर। चौथा जो कारक है एंजाइमों की क्रिया है उसको प्रभावित करने वाला, तो एंजाइम की सांद्रता। एंजाइम जो सांद्रता है, जैसे जैसे एंजाइम की सांद्रता को हम बढ़ाएंगे तो पहले तो क्या होगा, अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। भाई कम है एंजाइम की सांद्रता तो अभिक्रिया की दर कम है, फिर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो पहले तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, पर एक सीमा ऐसी आएगी कि उसके बाद वो नहीं बढ़ेगी, वो क्या हो जाएगी, स्टेबल। स्टेबल का मतलब स्थिर हो जाएगी, ठीक है। यदि क्रियाधार है उसकी सांद्रता बढ़ाते जाएं तो भी अभिक्रिया की गति क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे देखो यहाँ पर अभी हमने देखा क्रियाधार की सांद्रता कम थी तो अभिक्रिया की दर भी कम थी, क्रियाधार की सांद्रता श्रेष्ठतम हो गई तो अभिक्रिया की दर भी मैक्सिमम हो गई। ऐसे एंजाइम के बारे में, एंजाइम की सांद्रता को बढ़ाएंगे तो एक सीमा तक अभिक्रिया की दर बढ़ती जाएगी, पर उस सीमा से ज़्यादा यदि हम एंजाइम की सांद्रता को बढ़ाएंगे तो फिर बाद में वो सीमा बढ़ेगी नहीं, बस वो अंतिम जो बिंदु तक पहुंच गई उस पर स्थिर रहेगी, स्टेबल रहेगी। तो ये दोनों बिंदु सेम ही है, क्रियाधार की सांद्रता और दूसरा एंजाइम सांद्रता। पांचवा बिंदु है अंतिम उत्पाद की सांद्रता। जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही है
तो उसमें एक तरफ क्रिया कारक है और एक तरफ बनते हैं उत्पाद। तो जो अंतिम उत्पाद बन रहा है उसकी सांद्रता क्या है? तो अंतिम उत्पाद की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो ये आप वैसे भी जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अभिक्रिया कोई हो रही है तो उत्पाद की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अभिक्रिया क्या होती जाएगी? संपन्न होती जाएगी। तो अंतिम उत्पाद की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ेगी तो एंजाइम की क्रियाशीलता है वो क्या होती जाएगी? मंद होती जाएगी। नेक्स्ट, एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाला छठा कारक जिसको बोलते हैं एंजाइम निरोधक। नाम से पता चल रहा है निरोधक मतलब उसको कम करने वाले, एंजाइम का विरोध या उसको क्रिया नहीं करने देने वाले ऐसे कुछ पदार्थ हैं। जैसे कुछ रासायनिक पदार्थ एंजाइम की जो उत्प्रेरण क्षमता है, मतलब अभिक्रिया को जो उसकी दर बढ़ाता है एंजाइम, उसकी क्षमता को कम कर देते हैं। तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? ये रसायन क्या कहलाते हैं? एंजाइम निरोधक कहलाते हैं। अब इसके दो टाइप बताए गए। पहला कौन सा है? प्रतिस्पर्धी निरोधक। प्रतिस्पर्धी निरोधक का अर्थ क्या है? ये चित्र से भी आप समझ सकते हैं और परिभाषा भी। प्रतिस्पर्धी निरोधक है, पहले परिभाषा समझ ले कि इनकी जो संरचना है वो किसके समान है? जो क्रिया कारक है उनके समान है। प्रतिस्पर्धी निरोधक उनकी संरचना किसके समान है? सबस्ट्रेट, जिसको हम बोलते हैं क्रिया कारक, जिसके कारण ये एंजाइम की एक्टिव साइट, जो सक्रिय स्थल है एंजाइम का जहां पर जाकर के जुड़ना है उसको, वो कहलाता है एंजाइम की एक्टिव साइट। उससे यदि जुड़ जाएंगे तो क्रिया कारक तो वहां जुड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धी निरोधक। जैसे एक उदाहरण है, सक्सिनिक अम्ल है, उसके स्थान पर मेलोनिक अम्ल का सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से जुड़ जाना। मतलब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है उससे कौन जुड़ना चाहिए था? सक्सिनिक अम्ल जुड़ना चाहिए था, परंतु उससे कौन जुड़ गया? मेलोनिक अम्ल जुड़ गया। तो ये मेलोनिक जो अम्ल है यहां पर क्या हो गया? प्रतिस्पर्धी निरोधक हो गया। चित्र से इस परिभाषा को और अच्छी तरह से समझे। जैसे मान लो ये एंजाइम है, हम कोई भी संरचना बना सकते हैं, बाकी जो आप देखेंगे एक दो डायग्राम बुक में। एंजाइम है, मान लो ये जो संरचना है। अब इसमें ये जो आप देख रहे हैं खांचे, ये जो खांचे देख रहे हैं वो क्या है? एंजाइम की एक्टिव साइट है, एंजाइम की सक्रिय स्थल है। तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उससे कौन जुड़ेगा? क्रिया कारक जुड़ेगा, सबस्ट्रेट जुड़ेगा। पर सबस्ट्रेट के समान ही कोई ऐसा रसायन हो उसी की संरचना के जैसा जो जाकर के जुड़ जाए और किसको नहीं जुड़ने दो? सबस्ट्रेट को नहीं जुड़ने दे, तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिस्पर्धी निरोधक। जैसे इस चित्र में हम बताएं, ये दो स्थान है, ठीक है, एक स्थान से ये जुड़ना चाहिए था यहाँ पर आकर के और एक स्थान से ये जुड़ना चाहिए था, तब तो ये सामान्य क्रिया हो जाती। परंतु देखिए लास्ट में कौन जुड़ रहा है? ये प्रतिस्पर्धी जो निरोधक था वो इस स्थान पर जाकर के जुड़ गया, तो इस कारण से ये उस खांचे में नहीं जुड़ पाएगा। दूसरा जो नीचे वाले सक्रिय स्थल है, एक्टिव साइट है एंजाइम की, उससे जुड़ना चाहता था, पर ये देखो बीच में अवरोध आ गया। अब वो कहाँ से जाकर के जुड़े? तो जुड़ने के लिए उसको रास्ता नहीं है। तो ये दोनों ही सबस्ट्रेट थे, दोनों ही क्रियाकारक थे, वो एंजाइम की एक्टिव साइट से नहीं जुड़ पाते। किसके कारण? प्रतिस्पर्धी निरोधक के कारण। तो ये कहलाएगा प्रतिस्पर्धी निरोधक। ठीक है, तो चित्र से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वैसे आपकी बुक में है नहीं चित्र, पर आप इसको बना लेंगे तो थोड़ा आपको आसान हो जाएगा। दूसरा है अप्रतिस्पर्धी निरोधक। थोड़ा सा अंतर है, ध्यान देने की बात है, ध्यान से देखिए इसको। ये जो एंजाइम है कौन से वाले? अप्रतिस्पर्धी निरोधक।
ये क्या करते हैं, ये एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, अप्रतिस्पर्धी निरोधक क्या करते हैं उसको ध्यान देना आपको। ये एंजाइम की एक्टिव साइट से तो जुड़ते नहीं है, एक्टिव साइट को छोड़ करके और कहीं जुड़ जाते हैं, और कहीं जब जुड़ जाएंगे ये एंजाइम से, तो एंजाइम की एक्टिव साइट में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन कर देंगे। डायरेक्ट एक्टिव साइट से नहीं जुड़ रहे, एंजाइम पर जाकर के कहीं भी जुड़ गए, और कहीं भी जुड़ गए उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, देखो इनको बोलते हैं एक्टिव साइट, ये वाली जो है इनको क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट में क्या कर देंगे, संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन का अर्थ है, सिंपल शब्द में हम समझें कि भाई एक ताला है, उसमें एक चाबी लगाई हम, तो दोनों का खांचा समान होना चाहिए, चाबी का और ताले का। यदि उसमें कुछ डिफरेंट आ गया तो वो चाबी है वो ताले में फिट नहीं आएगी। तो ऐसा काम ये करते हैं अप्रतिस्पर्धी निरोधक। जो एक्टिव साइट है उनकी संरचना में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, जिससे क्या होगा, जो सबस्ट्रेट है जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रियाकारक, सबस्ट्रेट उस स्थान पर, किस स्थान पर, एंजाइम के एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ पाएगा, और नहीं जुड़ पाएगा तो इसको बोलते हैं अप्रतिस्पर्धी निरोधक। इसके उदाहरण है PbHgAg आयनों के रूप में, और कोबाल्ट है, साइनाइड है, ठीक है, ये सब इसके उदाहरण है। एक नोट बताया हमने, साइनाइड का जो प्रभाव है, साइनाइड श्वसन क्रिया में क्या करता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है उसको संदमित करता है। तो ये जो अप्रतिस्पर्धी निरोधक है उसको भी हम चित्र द्वारा समझे। क्या लिया हमने, एक एंजाइम लिया, यहाँ पर ध्यान दें, एक क्या लिया हमने, एंजाइम। ये एंजाइम की क्या है, एक्टिव साइट है, ठीक है। अब जो प्रतिस्पर्धी है वो एक्टिव साइट से तो जुड़ा नहीं, देखो ये यहाँ पर लिखा हमने अप्रतिस्पर्धी निरोधक। कौन सा है ये, अप्रतिस्पर्धी निरोधक। प्रतिस्पर्धी कहाँ जुड़ रहा था, डायरेक्ट एक्टिव साइट पर जुड़ रहा था। अब ये क्या करेंगे, एक्टिव साइट से तो जुड़ नहीं रहे, एंजाइम पर कहीं भी जाकर के जुड़ जाएंगे। देखो ये यहाँ से उठा और ये एंजाइम पर यहाँ आकर के जुड़ गया, जुड़ रहे हैं ना, ठीक है। बीच में हमने क्या दर्शाया है कि भाई ये एक एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, क्रिया कारक या क्रियाधार है। तो ये सामान्य अवस्था में क्या होते, ये इसमें फिट हो जाता और ये इसमें फिट हो जाता, परंतु जब ये अप्रतिस्पर्धी निरोधक है, किससे जुड़ गया, एंजाइम के किसी अन्य स्थान पर जाकर के जुड़ गया, एक्टिव साइट पर तो नहीं जुड़ा पर अन्य स्थान पर जाकर के जुड़ गया। अब इसका क्या प्रभाव होगा, ये क्या करेगा, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उनकी संरचना में परिवर्तन कर देगा। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने थोड़ा बड़ा बनाया है, ये भी थोड़ा बड़ा बनाया, देखो ये अब ये क्या हो गए, छोटे हो गए, ये खांचे क्या हो गए, छोटे हो गए। तो छोटे हो गए तो इसका अर्थ हम क्या लगाएं कि भाई उनकी संरचना में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब सबस्ट्रेट तो वही है, क्रियाकारक क्रियाधार तो वही है। अब ये इतना आकार है, वो इस छोटे आकार में कैसे फिट होगा, नहीं होगा, ठीक है। और ये इतना बड़ा आकार वाला सबस्ट्रेट है, वो इस छोटे एक्टिव साइट पर कैसे फिट होगा, नहीं होगा। तो ये कहलाता है अप्रतिस्पर्धी निरोधक, जो एंजाइम के डायरेक्ट एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ता, अन्य स्थान पर जुड़ता है, परंतु एक्टिव साइट की संरचना में परिवर्तन कर देता है, जिससे क्या होगा, सबस्ट्रेट है उस एक्टिव साइट से नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है। तो एक बार पुनः देख लें। पहले तो जो पिछला वीडियो का टॉपिक था अपना, एंजाइम है उसके कौन कौन से गुण हैं, 5 गुण पिछले वीडियो में पढ़े। छठा गुण एंजाइम इष्टता, 7वां एंजाइम संदमन। उसके बाद में नया टॉपिक था अपना एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान है, पीएच मान है, क्रियाधार उनकी सांद्रता है, एंजाइम की सांद्रता है, अंतिम उत्पाद की सांद्रता है, एंजाइम निरोधक है।
जिसके 2 उदाहरण हैं। तो ये बड़ा टॉपिक है, इसको ध्यान रखें, प्रतिस्पर्धी निरोधक और अप्रतिस्पर्धी निरोधक। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि या एंजाइम क्रिया की विधि। वे एंजाइम किस प्रकार से अपने एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट को जोड़ते हैं, फिर क्या बनता है, किस प्रकार से क्रिया संपन्न होती है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। धन्यवाद।